तो देखो कल हमने पढ़ा था क्वालिटी फैक्टर, ठीक है। अब है क्वालिटी फैक्टर एंड एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट एंड दैट एट लो फ्रीक्वेंसी इज टर्म्ड एज एम्प्लीफिकेशन फैक्टर ऑफ द फोर्स्ड ऑसिलेटर। मतलब किन की रेशो, एम्पलीट्यूड की रेशो, ठीक है। एम्पलीट्यूड किसका, द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड एट रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी, मतलब वो वाला एम्पलीट्यूड जहाँ पे उसकी फ्रिक्वेंसी क्या है ओमेगा नॉट एंड दैट एट लो फ्रिक्वेंसी, और नीचे क्या होगी उसकी लोएस्ट फ्रिक्वेंसी होगी, ऊपर क्या होगी उसकी मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी होगी। उसकी रेशियो को हम क्या बोलेंगे, एम्पलीफिकेशन फैक्टर। एम्पलीफिकेशन फैक्टर को हम यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। ऊपर आ गई एम्पलीट्यूड मैक्सिमम वाली, नीचे आ गई लोएस्ट वाली, ठीक है। उसके बाद अब देखो ये वाली मैक्सिमम वैल्यू कहाँ से आई, जब हमने टॉपिक किया था वेरिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड विद द ड्राइविंग फोर्स है ओमेगा, तो उसमें हमने ए मैक्सिमम की वैल्यू निकाली थी, तो वहाँ से ये उठाई। मतलब ए मैक्सिमम की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए पहले से, ठीक है। और ओमेगा नॉट की वैल्यू भी हमने निकाली हुई है √s/m - r²/4m², ठीक है। और ए की वैल्यू f0/s, ठीक है। तो हमने क्या करना है, ए मैक्सिमम की वैल्यू, ओमेगा नॉट की वैल्यू और ए की वैल्यू उठानी है और इसमें जाके सब्स्टिट्यूट करनी है, ठीक है। जब हमने इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की तो हमारे पास उसमें था ओमेगा नॉट डैश, जो कि है ये, ठीक है। तो यहाँ पे पहले सब्स्टिट्यूट की वैल्यू ए मैक्सिमम की सब्स्टिट्यूट कर दी अपॉन ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, ठीक है। एफ नॉट के साथ एफ नॉट कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा s/ओमेगा नॉट डैश आर। ओमेगा नॉट डैश की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, हमें पता है कि ओमेगा नॉट स्क्वायर दैट इज़ नेचुरल फ्रिक्वेंसी को हम सब्स्टिट्यूट करते हैं s/m से, तो वहाँ से हमने s की वैल्यू निकाली m ओमेगा नॉट स्क्वायर, ठीक है। तो जहाँ पे भी s था हमने का क्या पुट कर दिया, m ओमेगा नॉट स्क्वायर, ठीक है। आगे देखो कैसे सॉल्व किया, जब हम ओमेगा नॉट स्क्वायर बाहर निकालेंगे अंडर रूट में से ओमेगा नॉट आएगा, तो वो हमने बाहर निकाली। सेकंड इक्वेशन में ओमेगा नॉट स्क्वायर था नहीं, तो वो नीचे जाके डिवाइड हो गया, ठीक है। उसके बाद देखो ओमेगा नॉट के साथ ओमेगा नॉट एक कैंसिल हो गया, एक ओमेगा बचा वो ऊपर आ गया, तो बाय आर भी हमने उसके साथ ही लिख दिया, ये इक्वेशन बन गई। उसके बाद हमें पता है क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू होती है ओमेगा नॉट m अपॉन r, तो यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया क्यू, यहाँ पे भी यही इक्वेशन बन रही है, तो वो है 1/q, मतलब इसका रेसिप्रोकल, तो आ गया q स्क्वायर, मतलब 1/4q² क्या है यहाँ पे, एकदम नेग्लिजिबल अमाउंट में है, क्योंकि वो 1/, के फैक्टर में है, क्योंकि q लार्ज है। तो q लार्ज है, तो अगर हम 1/q करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब नीचे वाली वैल्यू को हमने कर दिया निगलेक्ट, तो हमारे पास जो म्यू की वैल्यू है एम्पलीफिकेशन फैक्टर की वैल्यू, वो किसके इक्वल आ गई, क्वालिटी फैक्टर के इक्वल आ गई, ठीक है। अब देखो हमने जब ये चैप्टर शुरू किया था तब किया था सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मैकेनिकल ऑसिलेटर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अभी निकालनी है सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन ऑफ फोर्स इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर, ठीक है। तो उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन आपको मैंने पहले ही बताई हुई है, क्योंकि इसमें इंडक्टर है, रेजिस्टेंस है और कैपेसिटेंस है, और ज़ाई नॉट e⁻∗ क्या है यहाँ पे, फोर्स है, ठीक है। अब देखो कहते हैं इन केस ऑफ मैकेनिकल ऑसिलेटर द रिस्पांस ऑफ द डैम्ड ऑसिलेटर टू बी ड्राइविंग फोर्स, तो कहते जो उसका रिस्पांस था वो क्या था, ये था ड्राइविंग फोर्स के केस में। और उसमें ट्रांजिएंट बिहेवियर भी हमने स्टडी करना है और स्टडी बिहेवियर भी स्टडी करना है, ठीक है। तो ट्रांजिएंट बिहेवियर कौन सा था, जो मोशन में हो, विच विल परजिस्ट ओनली फॉर अ शॉर्ट इंटरवल टाइम, मतलब उस कुछ शॉर्ट इंटरवल के लिए टाइम के लिए रहे, ठीक है। तो उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन ये है, पर कहते हो इस केस में हमारी एक्सटर्नल फोर्स क्या है, ज़ीरो सब्स्टिट्यूट कर दी। क्यू की वैल्यू ये होती है, ठीक है। ये क्यू की वैल्यू हमने चैप्टर 2 में पढ़ी थी, मतलब इसका एज इट इज़ सोल्यूशन जस्ट उठाना है, उसको सॉल्व नहीं करने बैठना, ठीक है। क्यू की वैल्यू उठाई, इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। मतलब कॉज ऑफ दिस वेरी टर्म को हमने किस फॉर्म में लिख लिया, e⁻∗θ के टर्म में लिख दिया, ठीक है। उसके बाद देखो कहते जो रियल पार्ट ऑफ क्यू गिव्स द एक्चुअल सोल्यूशन, कहते जो इसका रियल पार्ट है जो वो हमें एक्चुअल सोल्यूशन देगा, पर हेयर क्यू डिकेज एक्सपोनेंशियली, ठीक है। तो कहते जो क्यू है, मतलब ये जो फैक्टर है वो एक्सपोनेंशियली साथ में डिके भी कर रहा है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल उसके साथ प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं उसकी जो ऑसिलेशंस है वो क्या करेंगी, एक्सपोनेंशियली डिके करेंगी, ठीक है। तो हाईली डैम्प्ड का केस है ये वाला,
दैट इज़ बी स्क्वायर इज़ लेस देन ओमेगा नॉट ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें फ्रिक्वेंसी की वैल्यू ये होती है, दैट इज़ एफ नॉट इज इक्वल टू ओमेगा नॉट बाय 2 पाई। तो ओमेगा नॉट की वैल्यू हमें इन केस ऑफ इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर पता है ये होती है, तो वो हमने जस्ट सब्स्टिट्यूट कर दी। तो ये था इसका ट्रांजिएंट बिहेवियर और उसकी फ्रिक्वेंसी ये आई, ठीक है। अब देखो जब ट्रांजिएंट बिहेवियर डाई आउट हो जाएगा तो कौन सी स्टेट आती है, स्टेडी, दैट इज़ इन इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो हमारा जो ड्राइविंग ईएमएफ है या पोटेंशियल है वो क्या करेगा, डोमिनेट करेगा, मतलब रुकने की कोशिश करेगा, ठीक है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वो मोशन में नहीं रहेगा, ठीक है। तो क्या होगा, कैपेसिटर के ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज होगा जिसकी वजह से चार्ज की वैल्यू का सोल्यूशन होगा ये, ठीक है। जब वो रेस्ट पे आ गया, दैट इज़ क्यू इज इक्वल टू ए इंटू ई रेज़ टू पावर आयोटा मेगा टी। ए जो है हमारी कम्प्लेक्स क्वांटिटी है क्योंकि वहाँ पे आयोटा आ गया है, उसको हम इमेजिनरी भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग ज़ाई की वैल्यू क्या आएगी, ज़ाई नॉट कॉस ओमेगा टी, दैट इज़ पोटेंशियल, ठीक है। तो आगे देखो, अब हमें करंट भी तो चाहिए कि टोटल सर्किट में करंट कितना पास आउट हो रहा है। तो करंट की वैल्यू क्या होती है, क्यू बाई टी, ठीक है। तो क्यू की वैल्यू है, उन्होंने डेरिवेटिव ले लिया, दैट इज़ डी क्यू बाई डी टी ले लिया, ठीक है, ये वाला स्टेप। देन उन्होंने इसको डबल डेरिवेटिव किया, डबल डेरिवेटिव करने के बाद देखो, डबल डेरिवेटिव करने के बाद इसमें जाके वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है, डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर की, डी क्यू बाई डी टी की और क्यू की, ठीक है। आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग हमारे पास ये इक्वेशन बनेगी, ठीक है। उसमें से हमने ए की वैल्यू निकालनी, दैट इज़ एम्पलीट्यूड की। एम्पलीट्यूड की वैल्यू निकालने के बाद हमारे पास ये बनेगा, कैलकुलेशन खुद करनी है, ये आपके पास बन जाएगा, ठीक है। अब देखो इस चीज़ को बार बार लिखने के बजाय उन्होंने पुट कर दिया जेड ई, ठीक है। तो जेड के बारे में जो ई डाला है वो क्या डिपेक्ट कर रहा है यहाँ पे कि हमने इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर का सोल्यूशन निकालना है, ठीक है। तो हमारा जो इक्वेशन है वो इसमें रिड्यूस हो गया। तो जेड डी बेसिकली है क्या, कम्प्लेक्स इम्पीडेंस ऑफ द इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर, और इसमें दो पार्ट्स हैं, एक तो आर का पार्ट है जो कि रेजिस्टेंस है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, ठीक है। और एक पार्ट है एक्स ई जो उसमें आता है, वो क्या है, ओमेगा एल माइनस वन बाई ओमेगा सी का फैक्टर जो इस टर्म में है, हम उसको एक्स ई मानते हैं, ठीक है। द रिएक्टेंस ड्यू टू कंबाइंड इफेक्ट ऑफ इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस, मतलब उसका कंबाइंड इफेक्ट पड़ता है इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस का, ठीक है, उसे हम रिएक्टेंस बोलते हैं। ओके जब हम ये ए की वैल्यू इस इक्वेशन में जाके सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास चार्ज की वैल्यू ये आ जाएगी, ठीक है। नाउ द कम्प्लेक्स इलेक्ट्रिक इम्पीडेंस कैन बी रिटन एज अ पोलर फॉर्म। कहते हैं अगर हमने कम्प्लेक्स क्वांटिटी को पोलर फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखते हैं, जेड ई रेज़ टू पावर आयोटा फाई, ठीक है। तो उस फॉर्म में लिखना है। तो जेड डी की वैल्यू हमें पता है ये है, हमने ऊपर लिखा था ना कि जेड डी को ये सब्स्टिट्यूट करो, ठीक है। तो उसकी जगह हमने वो सब्स्टिट्यूट कर दिया। और यहाँ पे देखो नेक्स्ट स्टेप में उन्होंने फेज़ एंगल भी निकाला, ठीक है, दैट इज़ कम्प्लेक्स इम्पीडेंस, ठीक है। तो tan फाई की वैल्यू भी हमने प्रीवियस आर्टिकल्स में बहुत बार निकाली हुई है। तो tan फाई उन्होंने जनरलाइज बताया कि ये वैल्यू होती है, दैट इज़ फेज़ एंगल, ठीक है। उसके बाद अब देखो ये जो जेड डी की वैल्यू है ना, कहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है, क्यू वाले फैक्टर में, दैट इज़ यहाँ पे, ठीक है। देखो सब्स्टिट्यूट कर दी, ठीक है। सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो ई रेज़ टू पावर आयोटा फाई नीचे था वो ऊपर चला गया, वो बन गया ओमेगा टी माइनस फाइव में, ठीक है। तो इस इक्वेशन से हमें ये पता चलता है कि जब हम सोल्यूशन या इक्वेशन निकालते हैं फोर्स ऑसिलेटर के केस में तो उसमें फेज़ एंगल कितना होता है, -5 + π/2 का, ठीक है। मतलब π/2 का डिफरेंस आता ही आता है। हमने जब मैकेनिकल ऑसिलेटर किया था उसमें भी फेस एंगल आया था, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास करंट इन फोर्स इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर। तो करंट की वैल्यू पता है, क्यू बाई टी होता है चार्ज पर यूनिट टाइम। तो डी क्यू बाई डी टी की वैल्यू हमें पता है ये वाली होती है, ठीक है। उसके बाद ओमेगा के साथ ओमेगा कैंसिल हो गया, ठीक है। उसके बाद ये वैल्यू हमारे पास बची। तो इस इक्वेशन से हमें क्या कंक्लूजन निकलता है कि उसमें करंट की कैसी वेरिएशन आती है। तो ड्राइविंग ईएमएफ एंड द करंट डिफरेंट फेज बाय फाई। तो मतलब उसमें जो ड्राइविंग ईएमएफ है मतलब पोटेंशियल है और करंट है उसमें कितना फेज एंगल आता है, दैट इज़ फाई का। मतलब ईएमएफ फाई के एंगल से पीछे रह रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है द करंट ऑल्सो वेरी सिंपल हार्मोनिकली। तो करंट क्या है, सिंपल हार्मोनिकली वेरी करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो बोल रहे हैं द फ्रिक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेटरी करंट इज सेम एज दैट ऑफ द ड्राइविंग ईएमएफ।
मतलब जो फ्रिक्वेंसी होगी और जो हमने फोर्स अप्लाई की होगी एक्सटर्नली, वो क्या होगी, आपस में इक्वल होगी, राइट। देन है द पीक वैल्यू ऑफ करंट और द करंट एम्पलीट्यूड गिवन बाय आई नॉट इज इक्वल टू ज़ाई नॉट बाय जेड ई। आई नॉट यहाँ पे क्या है, करंट है, ज़ाई नॉट क्या है, उसका एम्पलीट्यूड, करंट का एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो ये वैल्यू होगी पीक वैल्यू ऑफ करंट, ठीक है। नेक्स्ट है द करंट इज़ अहेड ऑफ चेंज बाय π/2। हमने देखा था कि उसमें फेज एंगल कितने का चेंज आ रहा था, π/2 का, ठीक है। तो करंट हमेशा क्या रहेगा, आगे रहेगा 90 डिग्री से। नेक्स्ट है एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिकल इम्पीडेंस, ठीक है। देखो उन्होंने क्या लिखा, इस इक्वेशन को उठाया, ठीक है। जो एक्सपोनेंशियल वाली फॉर्म थी उनको तोड़ के लिखा, ऊपर e⁻ और नीचे e⁻⁵ और उन्होंने इन दोनों वैल्यूज़ को दैट इज़ e⁻⁻ को भी मान ले लिया यूनिटी, और e⁻⁵ को भी क्या ले लिया, यूनिटी। उसके बाद हमारे पास ये बचा, उन्होंने क्या निकालनी थी, इम्पीडेंस। तो जेड डी की वैल्यू निकालो अरेंज करके, दैट इज़ ज़ाई अपॉन आई, ठीक है, दैट इज़ पोटेंशियल अपॉन करंट, ठीक है। अब देखो क्या लिखा है, थस द कम्प्लेक्स इलेक्ट्रिकल इम्पीडेंस इज़ द रेशो ऑफ इंस्टेंटेनियस ईएमएफ एंड द इंस्टेंटेनियस करंट। ऊपर किसकी वैल्यू ईएमएफ की, नीचे किसकी वैल्यू है, करंट की। तो इट इज़ बेसिकली एन रेशो ऑफ पोटेंशियल टू द करंट, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक इम्पीडेंस, ठीक है। तो उसके यूनिट्स लिखे हुए हैं, वो क्या होते हैं, ओम ही होते हैं, ठीक है। और यू कैन से इक्विवेलेंट टू वोल्ट पर एम्पेयर, राइट। अब नेक्स्ट देखो, करंट का, उसकी पीक वैल्यू का और फ्रीक्वेंसी की वेरिएशन चेक करनी है हमने, ठीक है। ये आप देख भी रहे हो कि फ्रीक्वेंसी और करंट के बीच में वेरिएशन चेक करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले ये वैल्यू आपको प्रीवियस केस से मिल जाएगी, ठीक है। तो जेड डी की वैल्यू ये होती है ओवरऑल। तो इसको हमने बारी बारी से स्टडी करना है कि इसकी वैल्यूज़ कैसे कैसे वेरी करते हैं। सबसे पहले केस देखो, एट लो वैल्यूज़ ऑफ ओमेगा क्या होगा, 1/ओमेगा डोमिनेट कर जाएगा। मतलब जब हमने ओमेगा की वैल्यू 0 सब्सटीट्यूट की तो 1/0 क्या बना देगा, इन्फिनिटी। अगर कोई भी टर्म इन्फिनिटी हो तो ओवरऑल सारी इन्फिनिटी हो जाती है, मतलब नीचे डिनोमिनेटर सारी इन्फिनिटी होगी। तो ज़ाई अपॉन इन्फिनिटी क्या बन जाएगा, 0। तो हमारे पास करंट की वैल्यू कुछ बची ही नहीं, मतलब क्या हो जाएगी, 0। तो पीक करंट इन फोर्स इलेक्ट्रिक ऑसिलेटर क्या हो जाएगा, 0, जब ओमेगा हमारा 0 होगा, राइट। अब सेकंड केस देखो, जब ओमेगा हो जाएगा इन्फिनिटी, ठीक है। यहाँ पे जाके ओमेगा की वैल्यू इन्फिनिटी सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपकी जेड डी की ओवरऑल क्वांटिटी भी इन्फिनिटी आ जाएगी। तो 1/इन्फिनिटी क्या बन जाएगा करंट के लिए, दैट इज़ 0, ठीक है। देखो यही लिखा है। तो होगा क्या, फ्रिक्वेंसीज द पीक करंट इन द फोर्स ऑसिलेटर इज़ 0। जब ओमेगा की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तब भी करंट नहीं आएगा, जब इन्फिनिटी सब्स्टिट्यूट करेंगे तब भी करंट नहीं आएगा, मतलब 0 होगा, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास, जब ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट, दैट इज़ नेचुरल फ्रिक्वेंसी के इक्वल होगा। पर हमें पता है कि फोर्स ऑसिलेटर ले रहे हैं, इलेक्ट्रिक ऑसिलेटर ले रहे हैं, तो इंडक्टर और कैपेसिटेंस का फैक्टर आएगा, दैट इज़ ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 1/√LC, राइट। ये हमने पुट की, यहाँ पे सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है। हमारे पास क्या बना, जेड डी की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, कैपिटल आर के। तो हमारे पास आ गया ज़ाई नॉट बाय आर, मतलब यहाँ पे करंट आपका मैक्सिमम होगा, ठीक है। अब वेरिएशन देखो करंट की विद फ्रिक्वेंसी, ठीक है। और रीज़न से तो वो क्या करेगी, एम्पलीट्यूड इंक्रीज़ ही करेगी, ठीक है। पर जैसे ही उसकी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी वो क्या कर जाएगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में उसका एम्पलीट्यूड डिके कर देगा, राइट। यही हमने प्रीवियस केसेस में भी पढ़ा था। तो यहाँ पे वैल्यू लिखी हुई है, दैट इज़ करंट की, ये वाला जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल है, ज़ाई नॉट अपॉन आर के, जो हमारे पास मैक्सिमम करंट आया था। तो जहाँ तक भी ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जाएगा उसकी वैल्यू ये वाली होगी, ठीक है। और यहाँ पे 0 और यहाँ पे इन्फिनिटी, ठीक है। तो ऐसे ये ग्राफ ड्रॉ करना है। अब देखो हमने फाई का वेरिएशन चेक करना है ओमेगा के साथ, ठीक है। तो उसके लिए हमें फेस एंगल की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो tan फाई की वैल्यू हमें पता, दैट इज़ XE, दैट इज़ रिएक्टेंस अपॉन रजिस्टर। तो उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। बारी बारी से देखो क्या करना है। सबसे पहले हमने ओमेगा को पुट किया 0, यहाँ पे जाके ओमेगा को 0 सब्स्टिट्यूट करो तो हमारे पास बनेगा 0 माइनस 1/0। 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी। तो हमारे पास रिएक्टेंस की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि नेगेटिव साइन था ना इसके ऊपर, माइनस इन्फिनिटी बन जाएगा, ठीक है।
तो मतलब फाई की वैल्यू हमारे पास क्या आई, -इन्फिनिटी। ठीक है, अब देखो मैंने आपको तीनों के तीनों सॉल्व करके बता दिए हैं। ठीक है, ये ग्राफ बिल्कुल सिमिलर है जैसे हमने प्रीवियस केस में निकाला था फॉर मैकेनिकल ऑसिलेटर। ठीक है, तो सेम ही वेरिएशन आएगी विद फाई एंड ओमेगा, दैट इज़ फ्रीक्वेंसी। अब देखो छोटा सा आर्टिकल है ओम्स लॉ, वैसे तो आपको पता ही होगा क्या होता है, V = IR। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने करंट को लिखा है इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एंड रेजिस्टेंस। यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं है, यहाँ पे है रिएक्टेंस। ठीक है, ZE स्टैंड्स फॉर इम्पीडेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, एयोटा ओमेगा टी ऊपर था, नीचे था e⁻एयोटा फाई, अलग अलग कर दिया। ठीक है, उसको उन्होंने यूनिटी ले लिया। मैंने पिछले केस में भी बताया था कि e⁻एयोटा ओमेगा टी को ले लिया यूनिटी और e⁻एयोटा फाई को भी ले लिया यूनिटी। ठीक है, हमारे पास ये इक्वेशन बची। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो वाई है वो पोटेंशियल के एकदम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि ZD हमारे पास क्या है, कांस्टेंट। सो दिस इज़ द करंट इन द सर्किट इज प्रोपोर्शनल टू EMF, मतलब करंट किसके प्रोपोर्शनल है, पोटेंशियल के। इसे हम क्या बोलेंगे, ओम्स लॉ। ठीक है।